1947 का जब भारत आजाद हुआ, उस समय भारत के पास सबसे बड़ी चुनौती क्या थी कि इस देश के एकता और अखंडता को बचाए रखना, बनाए रखना। क्योंकि जिस प्रकार से 565 रजवाड़े इस देश में थे, सभी का एक ही उद्देश्य था कि इस देश को फिर से राजा रजवाड़े के हवाले कर दिया जाए। लेकिन हमारे जो सीनियर नेता थे, उन लोगों का कहना था कि ऐसा नहीं होगा, यह देश एक लोकतांत्रिक तरीके से चलने वाला देश होगा। आइए हम लोग देखते हैं कि उस समय के सबसे प्रसिद्ध और प्रभावी नेता कौन कौन थे। एक तरफ पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, जो सबसे बुद्धिमान और सबसे सीनियर नेताओं में से एक थे, और दूसरी तरफ हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, जिनके कंधों पर यह जिम्मेवारी दी गई कि जिस तरह 565 रजवाड़े हैं, उसको आप किसी तरह भारत देश में विलय कराने का काम कीजिए। विलय करने का मतलब होता है किसी के अंदर समा जाना। जैसे आपके पास 2 लीटर दूध है और उसमें आधा लीटर आप पानी डाल देते हैं, तो वह पानी दूध में क्या हो जाता है, विलय हो जाता है, मिल जाता है। यानी ये कोई व्यक्ति अगर किसी में जाके मिल जाए तो उसको कहा जाता है विलय होना। तो भारत में जितने सारे रजवाड़े थे, ये सारे रजवाड़े को भारत देश में विलय कराने की जिम्मेवारी किसको दी गई थी? सरदार वल्लभ भाई पटेल को दी गई थी, जिसमें लगभग सारे रजवाड़े तो बड़े ही आसानी से भारत में विलय हो जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे रजवाड़े थे, चाहे वो हैदराबाद के हों, चाहे मणिपुर के हों, चाहे जम्मू कश्मीर के हों, ये सारे रजवाड़े भारत में शामिल होना नहीं चाहते थे। उनके लिए बहुत अलग से समझिए जो कठिनाइयों का सामना करना पड़ा उनको अपने देश में शामिल करने के लिए। अब एक तरफ जो अंग्रेज थे, वे लोग हमारे देश के राजे रजवाड़ों को जाते जाते किसी तरह चाहते थे कि इस देश का खंड खंड टूट जाए, टुकड़ों टुकड़ों में यह भारत बंट जाए। लेकिन उसी दौरान एक नेता थे जो मुस्लिम लीग के नेता थे, जिनका नाम था मोहम्मद अली जिन्ना। इन्होंने ही इस भारत को तोड़कर एक अलग देश यानी द्वि राष्ट्र का सिद्धांत मोहम्मद अली जिन्ना ने दिया था। इन लोगों ने इन्हीं के सहायता से यह मांग को बार बार दोहराया गया, क्योंकि सबसे सीनियर नेताओं में से एक थे मोहम्मद अली जिन्ना, जो किससे पार्टी से थे? मुस्लिम लीग पार्टी से संबंधित थे। सबसे पहले समझिएगा, सबकी से पहले आपकी एक बात है कि 14-15 अगस्त के मध्य रात्रि को संविधान सभा को संबोधित करते हुए सबसे पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक शानदार भाषण दिया था, और उसी भाषण को कहा जाता है भाग्य वधु से चीर प्रति भेंट या ट्रिस्ट विद डेस्टिनी। यानी एक इन्होंने बड़ी ही सुंदर मनोरम भाषण सबसे पहले हमारे संविधान सभा को संबोधित करते हुए, क्योंकि 15 अगस्त को हमारा देश स्वतंत्र होता है। उस स्वतंत्रता के खुशी में सबसे हमारे सीनियर नेता, सबसे जानकार नेता
पंडित नेहरू संविधान सभा को संबोधित करते हैं। कब करते हैं? 14-15 अगस्त के मध्य रात्रि को। और उन्हीं के भाषण को ट्रीस्ट विद डेस्टिनी कहा गया है। आइए हम अब देखते हैं, क्योंकि इससे पहले भी इसको पढ़ा चुके हैं आप लोगों को, लेकिन इस फिगर वाले पर नहीं पढ़ाए थे। पढ़ाए थे कि दो बातों पर सभी की सहमति बन गई थी, यानी जितने कांग्रेस के नेता थे चाहे गैर कांग्रेस के नेता थे, सभी की सहमति दो बातों पर बनी थी। सबका कहना था कि देश का शासन लोकतांत्रिक सरकार के जरिए चलाया जाए, और दूसरी बात, सरकार सबके भले के लिए काम करे। यानी ऐसा नहीं कि कोई गरीब हो और कोई अमीर हो जाए तो अमीर के लिए ज्यादा सरकार काम करे और गरीबों के लिए काम नहीं करे। इस तरह का शासन नहीं चलना चाहिए, नहीं होना चाहिए। ये सारे नेताओं का एक ही मत था। और देश में क्या होना चाहिए? लोकतंत्र होना चाहिए, लोकतांत्रिक तरीके से जीती हुई सरकार होना चाहिए, लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव होना चाहिए। राजतंत्र इस देश में नहीं होगा। सभी नेताओं की यह सहमति थी इस बात पर। आपको यह बात बता चुके हैं, लेकिन उसमें भी 3 सबसे बड़ी चुनौतियां थी। भारत देश को एक करने में 3 सबसे बड़ी चुनौतियां थी, क्योंकि भारत एक बहुत बड़ा विशाल देश था। कई तरह के, कई जाति, कई समूह, कई धर्म के लोग थे। सबको एक रखना बड़ा ही मुश्किल हो रहा था। सबसे प्रमुख 3 चीजें थी, 3 चुनौतियां थी भारत के पास कि क्या किया जाए कि इतना बड़ा भारत देश के सारी जनता एक हो जाए। क्योंकि भाषा अलग, धर्म अलग, पूजा पाठ अलग, पहनावा ओढ़ावा अलग, खान पीन अलग। जब इतने विभिन्नता हो तो किसी को एक करना सोचिए कितना असंभव होगा। होगा कि नहीं होगा? तो सबसे बड़ी चुनौती क्या थी? एकता के सूत्र में बांधना। क्योंकि यदि हमारे देश के नेता अगर सारे देशवासियों को एकता के सूत्र में बांधने में असमर्थ होते तो देश खंड खंड, टुकड़ों टुकड़ों में बट जाता। दूसरी चीजें थी कि लोकतंत्र को स्थापित करना, ताकि लोगों के मन में सरकार के प्रति एक विश्वास पैदा हो। तो लोकतंत्र स्थापित करना सबसे बड़ी चुनौती थी। अब इतने बड़े देश में लोकतंत्र कैसे स्थापित होगा, यह सबसे बड़ी चुनौती। अगर लोकतंत्र चुनौती थी, लोकतंत्र स्थापित नहीं होता है तो इस देश का टुकड़ा होना तय था। अगर लोगों को एक सूत्र में बांध नहीं सकते तब भी इस देश को टुकड़ा हो जाने का खतरा था। तो सबसे बड़ी 3 चुनौतियां थी। पहली चुनौती क्या थी? एकता के सूत्र में सारे लोगों को बांधना। दूसरा, लोकतंत्र की स्थापना करना। और तीसरा, समानता पर आधारित विकास करना। यानी एक समान सबकी विकास करना, सबकी बातें करना। ऐसा नहीं कि कोई गरीब हो, कोई अमीर हो, उसके प्रति भेदभाव स्थापित करना। ताकि अगर सबको आप एक समान मानोगे तभी सारे लोग आपसे जुड़े रहेंगे। यदि आप ही भेदभाव करने लगोगे तो लोगों का विश्वास आपके ऊपर से जब टूट जाएगा तो फिर आपको बड़ा मुश्किल होगा उन लोगों को एक साथ जोड़ना। तो सबसे बड़ी थी कि समानता पर आधारित
विकास करना, यानी एक समान मानते हुए गरीब, धनिक, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, सभी जाति, सभी धर्म के लोगों को एक समान मानते हुए सबका विकास करना। यानी सबके यहां मान लेते हैं, अगर स्टेशन बनता है, स्कूल बनता है, कॉलेज बनता है, एयरपोर्ट बनता है, हॉस्पिटल बनता है, तो उसमें ऐसा है क्या कि सिर्फ धनिक ही जाएगा, गरीब नहीं जाएगा? ऐसा है क्या कि गरीब लोग इस सड़क पर नहीं चल सकते, सिर्फ धनिक ही चलेगा? तो ऐसी योजना लाना जिसमें सभी को एक समान तरीके से देखा जा सके। अगली सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बातें है कि द्वि राष्ट्र सिद्धांत किसने दिया? यह हमारा देश भारत को सबसे पहले किसने दो राष्ट्र का सिद्धांत दिया, क्यों दिया? इस सिद्धांत के अनुसार भारत किसी एक कौम का देश नहीं, बल्कि हिंदू और मुसलमान नामक नाम के दो कौमों का देश है। यानी जब कहा गया कि दो ही राष्ट्र सिद्धांत किसने दिया, किसने कहा कि दो राष्ट्र बना दो, तो जिसने इसकी मांग की उसने क्यों मांगा, किस आधार पर मांगा? तो उसका कहना था कि हिंदुस्तान सिर्फ एक जाति, एक कास्ट, एक धर्म के लोगों का नहीं, इस हिंदुस्तान में दो कौम रहते हैं, एक है हिंदू और दूसरा है मुसलमान। इसलिए इस देश को दो हिस्सों में बांट देना चाहिए। हिंदुस्तान कितने कौमों का देश था? दो। इसलिए इस हिंदुस्तान देश को कितने भागों में तोड़ देना चाहिए? दो हिस्सों में तोड़ देना चाहिए। और इसी कारण मुस्लिम लीग के मुसलमानों के लिए एक अलग देश यानी पाकिस्तान की मांग कर दी। तो पाकिस्तान की मांग किसने की? मुस्लिम लीग ने। और मुस्लिम लीग क्या है? मुसलमानों का एक संगठन था। मुस्लिम लीग क्या है? मुसलमानों का एक संगठन था, जिसने सबसे पहले आवाज उठाई कि हमें दो ही राष्ट्र कर दो, इस देश का दो हिस्सों में बांट दो, एक हिंदुस्तान का हिंदुओं का दे दो और एक मुसलमान के लिए पाकिस्तान दे दो। तो इस देश को तोड़ने का काम किसके द्वारा किया गया? मुस्लिम लीग के द्वारा किया गया। उसके कुछ प्रमुख नेता भी थे और सारे लोग इसके सपोर्ट में भी नहीं थे, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने द्वि राष्ट्र सिद्धांत तथा पाकिस्तान की मांग का विरोध किया। जो कांग्रेस पार्टी थी, जिसकी सरकार बनने वाली थी, जो कांग्रेस पार्टी के बड़े बड़े नेता थे, उन सभी लोगों ने इसका विरोध किया। कहा कि नहीं, क्योंकि कांग्रेस में बहुत सारे मुसलमान नेता भी थे। उन्होंने कहा कि नहीं, भारत मेरी मातृभूमि है, मैं इस भारत का टुकड़ा नहीं कर सकता। लेकिन कुछ मुस्लिम लीग के संगठनों ने इस बात पर अड़ गया कि हमें एक अलग देश हर हाल में चाहिए, अगर नहीं करोगे तो हम दंगा, मारपीट, प्रत्यक्ष कार्रवाई कर देंगे। और प्रत्यक्ष कार्रवाई करते हुए द्वि राष्ट्र सिद्धांत की मांग कर दी। आइए देखते हैं कि विभाजन की प्रक्रिया कैसे हुई, क्या कठिनाइयां हुई। विभाजन की प्रक्रिया को देखते हैं। विभाजन की प्रक्रिया में एक नंबर पॉइंट है कि जिस भूभाग को इंडिया के नाम से जाना जाता है, उसे भारत और पाकिस्तान के नाम से दो देशों के बीच बांट दिया जाना था। विभाजन की प्रक्रिया यानी विभाजन कैसे होती है? जिस भूभाग, जिस जमीन को, जिस ये पूरे हिंदुस्तान को
एक ही नाम हिंदुस्तान के नाम से जाना जा रहा था, उसको अब दो नामों से जाना जाना था, एक पाकिस्तान और एक हिंदुस्तान। ये वाला पाकिस्तान वाला हिस्सा है, देख रहे हो, ये सब पाकिस्तान है। पहले ये भारत का ही हिस्सा था, लेकिन धार्मिक बहुसंख्यक को विभाजन का आधार बनाया गया। आखिर पाकिस्तान का विभाजन कैसे हो, सबसे बड़ी सवाल यही थी कि अगर आपको बंटवारा चाहिए तो कैसे बंटोगे। तो इसका आधार बनाया गया कि जहां मुसलमान सबसे ज्यादा है उसी इलाके को पाकिस्तान बना दिया जाए। कैसे बांटिएगा, क्योंकि मुसलमान देश के हर कोने में थे, मुसलमान देश के हर कोने में, हर क्षेत्र में थे। तो फिर अब बताइए हिंदू और मुसलमान में कैसे बंटवारा हो सकता है। यह सबसे बड़ी समस्या थी। तब एक ही उपाय दिखा कि जहां सबसे ज्यादा मुसलमान है उसको पाकिस्तान बना दो। लेकिन इस बात का ध्यान नहीं रखा गया कि क्या वहां जहां कम हिंदू है वह मुसलमानों से सुरक्षित है, या अगर इस तरह की देश की बंटवारा होती है तो जहां मुसलमान कम है वहां क्या मुसलमान सुरक्षित है। इस बात का जरा भी ध्यान में नहीं रखा गया और बहुसंख्यक के आधार पर एकदम देश का विभाजन कर दिया गया। इसका नतीजा क्या हुआ कि जहां अल्पसंख्यक थे, यानी जहां मुसलमान ज्यादा थे हिंदू कम थे, वहां हिंदू को काटा जाने लगा। जहां मुसलमान कम थे हिंदू ज्यादा थे वहां हिंदुओं को काटा जाने लगा, मुसलमानों को काटा जाने लगा। इस प्रकार की दंगा पूरे देश में फैल गई। यानी जिस इलाके में मुसलमान बहुसंख्यक थे वह इलाका पाकिस्तान के भूभाग होंगे और शेष ही से भारत कहलाएगा। विभाजन की प्रक्रिया क्या थी, बहुसंख्यक का आधार था। आपसे पूछा जाएगा कि पाकिस्तान के विभाजन किस आधार पर हुआ, तो बहुसंख्यक के आधार। किस आधार पर हुआ, बहुसंख्यक के आधार पर हुए। यानी जहां मुसलमान ज्यादा थे उसको पाकिस्तान बना दिया गया, और जहां, क्लियर हो गया, यानी जिस इलाके में मुस्लिमों की संख्या ज्यादा थी उसी इलाके को पाकिस्तान के रूप में घोषित। अब इसका परिणाम देखिए, पूर्वी पश्चिमी, ये पूरब है, ये पश्चिम है, ये उत्तर, ये दक्षिण। तो सबसे ज्यादा मुसलमान दो जगह, एक पूरब क्षेत्र में और एक पश्चिम क्षेत्र। तो अब जरा सोचिए, ये पूरब को इस पश्चिम को एक करना भी असंभव था। काहे कि बस ट्रक तो है ना जो उठा के लिया कहीं अधो दिए, सबसे बड़ी चुनौती हो गई। तो दो हिस्सों में बांटा गया, एक को कहा गया पूर्वी पाकिस्तान और दूसरे को कहा गया पश्चिमी पाकिस्तान। क्या कहा गया, एक को कहा गया पूर्वी पाकिस्तान और दूसरे को पश्चिमी पाकिस्तान। पूर्वी पाकिस्तान यहां देख रहे हो, ये क्या है, पश्चिमी पाकिस्तान, अब का पाकिस्तान। अब हुआ क्या कि ये लोग आने जाने लगे इधर उधर। अब बताइए, जब हम आपको बंटवारा कर दिए, अलग कर दे, तब फिर आप मेरे देश के रास्ते इधर जाइएगा, इधर जाएगा, तो खतरा मेरे देश के ऊपर ही है। इन लोगों ने क्या किया, बहुत अत्याचार करना शुरू कर दिया इन लोगों के, बांग्लादेशियों के। अब ये सब कहा कि बाप रे, तो पाकिस्तान मार रहा है। ये सब क्या हुआ, घुसने लगा इधर भारत में। लगभग 80 लाख लोग भारत में आके शरण लेने लगा।
अब उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने कहा, अच्छा तू लोग ऐसा कर सकता है क्या, हम तोरा पाकिस्तान को 2 हिस्सा में बांट देंगे। और उसने तुरंत पुलिस कार्रवाई करते हुए एक पाकिस्तान को इधर कर दिया, इसका नाम रख दिया बांग्लादेश। क्या बन गया पाकिस्तान, ई का बन गया पाकिस्तान, दूगो बंट गया। अगर भारत से ये नहीं बटा होता तो ये सारा बांग्लादेश आज भारत का हिस्सा होता, ये पाकिस्तान भी अपना हिस्सा होता। लेकिन अपने भारत से ही बटने के कारण ये लोग कटोरा लेके भीख मांग रहा है, चाहे वो बांग्लादेश हो चाहे पाकिस्तान, क्योंकि हमारे भारत जैसी स्थिति इन लोगों की नहीं है। जैसे देखो, सबसे ज्यादा इलाके देख लो, ये सारा इलाका पूर्वी पाकिस्तान है, नहीं बोलते हो। ये क्या है, पश्चिमी पाकिस्तान है। यह विभाजन के पहले और बाद, यानी विभाजन के पहले ये सारे किसके हिस्से थे, भारत के हिस्से थे। लेकिन विभाजन के बाद क्या हो गया, यह अलग अलग हिस्सों में बट गया। तो चलिए आइए हम लोग थोड़ा सा और कुछ देखते हैं कि मुस्लिम बहुल हर इलाके में पाकिस्तान से जाने के राजी नहीं थे। यानी जो मुस्लिम इलाके थे, मुस्लिम बहुल हर इलाके से पाकिस्तान में जाने को राजी नहीं थे। यानी जब कहा गया कि अगर हिंदू और मुसलमानों के लिए देश बंटवारा कर दिया गया, तो मुसलमानों को कहा गया कि तो ठीक है, तब आप चले जाइए, अब आपकी यहाँ आवश्यकता नहीं है, आप पाकिस्तान जाइए। लेकिन सारे मुसलमान पाकिस्तान जाने को तैयार नहीं। जो मुसलमान का कहना था कि जब हम पैदा यहाँ हुए हैं, जब मिट्टी हमारी ये है, तो हम अलग देश में नहीं जाएंगे, हम पाकिस्तान में नहीं जाएंगे, हम हिंदुस्तान में पैदा हुए हैं, हम हिंदुस्तान में ही रहेंगे। जिस कारण कुछ पाकिस्तान में मुसलमान चले गए, कुछ बांग्लादेश चले गए और कुछ हमारे भारत में रह गए। खान अब्दुल गफर खान पश्चिम उत्तर, पश्चिम उत्तर का मतलब समझ रहे हो, पूरब पश्चिम उत्तर। तो पश्चिम उत्तर क्या, ई वाला भाग को क्या कहिएगा, पश्चिम उत्तर। पश्चिम उत्तर सीमांत प्रांत के निर्विवाद नेता थे, यानी बड़े ही अच्छे और समझदार नेता थे। कौन, खान अब्दुल गफर खान। उनकी प्रसिद्धि सीमांत गांधी के रूप में थी। वे द्विराष्ट्र सिद्धांत के एकदम खिलाफ थे। ऐसा नहीं था कि सारे मुसलमान पाकिस्तान के पक्ष में थे, बहुतों मुसलमान थे जो चाहते थे कि इस देश का बंटवारा नहीं। लेकिन वे लोग थोड़ा सा क्या पड़ गए, कमजोर पड़ गए, और इस देश का बंटवारा मुस्लिम लीग के द्वारा कर दिया जाता है। पंजाब और बंगाल का विभाजन धार्मिक बहुसंख्यक के आधार पर हो जाता है। यानी पंजाब का अधिकतर हिस्सा पाकिस्तान में चला जाता है। आज हम लोग का जो पंजाब है, पंजाब का अधिकतर हिस्सा कहाँ चला जाता है, पाकिस्तान में चला जाता है। और बंगाल का अधिकतर हिस्सा कभी विभाजन होकर एक तरफ चला जाता है। और उसका कारण क्या होता है, धर्म। यानी धर्म के आधार पर ना, एक कहा गया कि 2 कौमों का देश है, आपका कौम अलग है, मेरा कौम अलग है, आप मुसलमान हैं, हम हिंदू हैं, तो हम लोगों को क्या होना चाहिए, बट जाना चाहिए। तो धर्म के आधार पर इन लोगों को क्या किया गया, बंटने का काम किया। लेकिन विभाजन का आधार क्या बनाया गया, बहुसंख्यक इलाका। क्या बनाया गया, देख लो। अब जब विभाजन हुआ तो स्थिति कैसी हो गई, तुम लोग नहीं ना है, हाँ झोपड़ी वाला है, घर लोग छोड़ छोड़ के भाग रहा है। विभाजन होने से वाली सबसे बड़ी कठिनाई समस्या अल्पसंख्यकों को थी।
पागल है क्या तुम? विभाजन होने वाली समय में जब देश का विभाजन हुआ तो खुशी खुशी होनी चाहिए, नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ। सबसे बड़ी समस्या किसकी हुई? अल्पसंख्यकों की। यानी जिस पूर्वी पाकिस्तान में हिंदू थे तो उनकी संख्या वहां पर कम थी। पश्चिमी पाकिस्तान में जहां पर हिंदुओं की संख्या कम थी, यानी जहां जो अल्पसंख्यक था उसके ऊपर मानो पहाड़ टूट गया। उसके साथ मार पीट, काटा कटान, रेप, बलात्कार, शादी विवाह जबरदस्त हुआ। एक दूसरे के साथ शादी करके उसके धर्म को परिवर्तित किया गया। उसके बहन बेटियों को इज्जत लूटा गया। इस प्रकार से विभाजन का आपको देखने को मिलता है। सीमा के दोनों तरफ अल्पसंख्यक थे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पाकिस्तान में हिंदू ही अल्पसंख्यक थे। हिंदुस्तान में मुसलमानों की संख्या कम थी तो मुसलमानों को काटा गया, और पाकिस्तान में हिंदुओं की संख्या कम थी, वहां हिंदुओं को काटा गया। इस प्रकार विभाजन हुआ। जो इलाके अब पाकिस्तान में है वहां लाखों की संख्या में हिंदू और सिख आबादी थी। ठीक इसी तरह पंजाब और बंगाल में, भारतीय भूभाग में भी लाखों की संख्या में मुस्लिम आबादी थी। तो वहां आप हिंदुओं को काटना शुरू कर दिए, यहां लोगों ने मुसलमानों को काटना शुरू। यह रहा अपने भारत का विभाजन। विभाजन इतना आसान नहीं था, बहुत चुनौतियां थी। और आप देख पा रहे हैं कि लोग चंद मिनटों में, चंद दिनों में बना बनाया घर, बना बनाया साम्राज्य को छोड़ने के लिए तैयार हो गए, क्योंकि जान है तो जहान है। लोग अपने जान को बचाने के लिए घर परिवार, खेत खलिहान, हर एक एक चीज को छोड़कर एक देश से दूसरे देश में भाग जाना चाहते थे, लौट जाना चाहते थे, ताकि कम से कम हमारी जान बच जाए। लोगों को जाने भी नहीं दिया जा रहा था। उस समय कत्लेआम मचा दिया गया। आप लोग गद्दर फिल्म देखे हुईगा, गद्दर फिल्म में इस सारा सीन आपको देखने को मिल जाता है। तू आ रहा है? कब मंगा रहे हो? लेकिन इस विभाजन का क्या परिणाम हुआ? देखिएगा, विभाजन का परिणाम क्या निकला। जब भारत का विभाजन हुआ तो इसका क्या परिणाम निकला? परिणाम यह निकला कि लोगों का विस्थापन हो गया। विस्थापन का मतलब होता है लोग का एक जगह से दूसरे जगह भाग जाना, पलायन कर जाना। दूसरा, धर्म के नाम पर मारकाट हुआ। हिंदू मुसलमान के नाम पर लोगों ने दंगा किया, मारपीट किया, कत्लेआम मचाया, एक भाई दूसरे भाई का खून बहाया। तीसरे, लोगों को शरणार्थी शिविरों में रहना पड़ा। जिसका अपना घर था, मॉल था, लेकिन फिर भी वह शरण लेने को मजबूर हो गया। क्यों? जान बचाने के लिए। महिलाओं के साथ जबरदस्त शादी की गई, उसके साथ कुकर्म किए गए, रेप बलात्कार किया गया महिलाओं के साथ। बहुत से बच्चे अपने मां से बिछड़ गए भागने के क्रम में, जान बचाने के क्रम में। वित्तीय संपदा के साथ 7 टेबल कुर्सी, चारपाई, राइटर और पुलिस के बाद यंत्रों तक बंटवारा हो गया। यानी जब विभाजन हुआ तो वही पुलिस, वही प्रशासन जो हमारी प्रत्येक दिन रक्षा करती थी, रक्षा के लिए होती थी, वो भी उस दिन बट गए। हमारा टेबल कुर्सी, घर परिवार, सब कुछ बट गया। सब कुछ एक दूसरे से जुदा हो गया, सब कुछ एक दूसरे से छूट गया। सरकारी और रेलवे कर्मचारियों का भी बंटवारा हो गया। जो रेलवे स्टेशन, जो कर्मचारी भारत और पाकिस्तान दोनों एक ही हिस्सा था, एक ही में काम करते थे, वो भी उस दिन उनका बंटवारा हो गया भारत और पाकिस्तान के नाम पर। 80 लाख लोगों को अपना घर बार छोड़कर सीमा पार जाना पड़ा। यानी एक जगह से
हिंदुस्तान से पाकिस्तान जाना पड़ा और पाकिस्तान के लोगों को हिंदुस्तान में आना पड़ा, लगभग 80 लाख लोगों को। विभाजन की हिंसा में तकरीबन 5 से 10 लाख लोग अपनी जान को गंवा दिए। हम जवानी कह रहे हैं ना, जरा सोचिए, हम लोगों को भले हंसी आ रहा है, 5 से 10 लाख लोगों की मृत्यु कम नहीं होती है। बस काहेला कि हम मुसलमान हैं तू हिंदू हो, यही ला। सिर्फ हिंदू और मुसलमान के नाम पर सिर्फ विभाजन के समय 5 से 10 लाख लोगों की इस देश में मृत्यु हो जाती है, हत्या हो जाती है। जरा सोचिए कि क्या इस तरह का विभाजन स्वीकार है? इस तरह का विभाजन कोई चाहेगा जो इस तरह कोई किसी का विभाजन हो, किसी का बंटवारा हो? अरे बंटवारा था तो शांति तरीके से भी हो सकता था। आइए अब आज इतना ही रहने दीजिए, निकालिए कॉपी, कुछ लिखा देते।